আমাদের তুষার ঘোষ এবং আপনারা যারা আছেন বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে তাদেরকে স্বাগত জানাই। বিগত 9 বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের আমূল কিছু পরিবর্তন এসেছে, সেই পরিবর্তনের সম্পর্কে উনি আপনাদের সামনে আলোকপাত করবেন। আপনারা জানেন গতকালই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের লোকসভা নতুন যে পার্লামেন্ট হাউস তা জাতির প্রতি সমর্পিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা, এবং তা ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধারক এবং বাহক হিসেবে আগামী দিনে কাজ করবে বলে আমাদের মনে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে হেলথ সেক্টর থেকে শুরু করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে পরিবর্তন এসেছে, সেই পরিবর্তন ভারতকে আগামী দিনে উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থাৎ ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রি সেদিকে নিয়ে যাবে। এবং আগামী 25 বছর স্বাধীনতার এই অমৃতকালের 75 বছর থেকে স্বাধীনতার 100 বছর পর্যন্ত এই যে 25 বছর, এই 25 বছরে ভারতবর্ষ আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার সেই বীজ রোপণ করেছে এবং সেই বীজ রোপণ করার পর সেখান থেকে চারা গাছ হয়ে এখন তা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বৃক্ষের চেহারা নিচ্ছে। আমি আমার কথা না বাড়িए माननीय मनसुख भाई मांडविया जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आपके सामने वो अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट को 31 मई को 9 साल पूर्ण हो रहे हैं। 9 इयर्स में मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने जब पहली बार 2014 में ओथ लिया था तब कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। मेरी सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। दोस्तों, मोदी जी ने जो कहा था वो किया, और जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं। ये मोदी जी की रीति नीति रही है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 9 साल में समाज का सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। समाज का सभी वर्ग, सभी समुदाय उसको देश निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन करने का अवसर मिले, अपना जीवन आसान बने, अपना जीवन की आजीविका चलाने के लिए असुविधा न हो, उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच से काम किया। तुष्टिकरण नहीं, परंतु मोदी जी ने सारी और सभी योजना को सैचुरेशन मोड में आगे ले जाने की कोशिश की। उन्होंने समाज को ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पे कोई योजना न बना के सभी सर्वग्राही दृष्टि से समाज उत्थान के लिए, फॉर एग्जाम्पल गरीब के लिए कोई योजना बनी हो तो गरीब के ए वर्ग को फायदा होगा ऐसा नहीं, लेकिन देश के हर ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के गरीब उसको घर मिले, उसको अपने घर में गैस का सिलेंडर मिले, अपने घर में बिजली का कनेक्शन मिले, अपने घर में फूड सिक्योरिटी मिले। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि राज्य ने हमें वोट नहीं दिया है तो ये योजना वहां लागू नहीं होगी, ये समुदाय ने हमें वोट नहीं दिया है तो योजना वहां लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा कि देश के हर गरीब को उसका लाभ मिलना चाहिए। देश के हर सीमांत छोटे किसान, तो देश के हर छोटे किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। देश की हर गरीब महिला, तो देश की हर गरीब महिला को उसको लाभ मिलना चाहिए, ताकि जब देश के सभी वर्ग को अपना उत्थान करने में
सहयोगी हो सके, इस प्रकार की कार्य योजना मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इंप्लीमेंट की है। उसको मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बताना चाहता हूं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाद में मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, कई तथ्य भी मैं उसके साथ जोड़ता जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं पुअर के लिए जो कोई योजना बनी है, तो जैसा मैंने कहा कि हर पुअर व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिले और उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के कैसे काम किया जाता है। रेवड़ी कल्चर नहीं, लेकिन समाज का सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए। हम सब लोगों ने देखा कोविड क्राइसिस हमने सही, नहीं केवल हिंदुस्तान में लेकिन सारी दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया दिक्कत में थी। और ऐसी स्थिति में देश का ट्रेडिशन क्या है, देश की जीवन शैली क्या है, उसको उजागर करते हुए मोदी जी ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चली, दोस्तों आज दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। लास्ट वीक में मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनीवा जाके आया, वहां भी मोदी गवर्नमेंट ने कोविड मैनेजमेंट कैसे किया, वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे चलाई, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। दोस्तों, कोविड के दरमियान मोदी जी ने अपनी बात इस तरह से लोगों को समझाई और जनता ने हमारी हेल्थ, हमारे देश में एक अलग मॉडल है। हमारे देश में हेल्थ ये दोस्तों कभी बिजनेस नहीं है, कॉमर्स नहीं है। हमारे देश में हेल्थ है, सेवा है। ये सेवा के साथ देश की जनता को कैसे जोड़े, और इसलिए मोदी जी ने लॉकडाउन के दरमियान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके लिए थाली बजाई, उसके लिए ताली बजाई, उसका हौसला बढ़ाया। और मैंने दोस्तों कोविड के दरमियान दुनिया में मॉडल देखा है। नर्सेज, डॉक्टर्स कोविड के डर से ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान के नर्सेज अपना जान कई लोगों ने गंवा दिया, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी ताकि हिंदुस्तान बचा। उसके लिए मोदी जी ने प्रेरित किया। उसके अलावा दोस्तों, देश में कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करना, देश की व्यवस्था तो यही थी कि दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होता था, 10 साल 8 साल के बाद हिंदुस्तान में वैक्सीन आता था और वैक्सीनेशन होता था। लेकिन ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। मोदी जी ने केवल देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया और कहा कि आप देश में वैक्सीन का रिसर्च करिए। निष्फलता मेरी, सफलता मेरे साइंटिस्ट की। नतीजा ये निकला कि दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन का डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा और इंडिया में 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद इंडिजिनियस रिसर्च, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया। दोस्तों, मोदी जी की सफल नेतृत्व की गाथा है। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चली, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी वैक्सीन लिया होगा। जनता का सशक्तिकरण किसको कहा जाता है? दोस्तों, $25 का वैक्सीन हम दुनिया से खरीद के लाते तो एक तो समय पे मिलता नहीं, लाते तो कितना खर्च होता, सरकार ये बोझ नहीं उठाती तो देश की क्या हालत होगी। दोस्तों, मोदी जी ने 2 डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, दोनों डोज मुफ्त, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 36,000 करोड़ रुपया का खर्च करके देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और देश के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन का फर्स्ट और सेकंड डोज दिया, प्रिकॉशन डोज भी दिया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व का कोई कंट्री हो, उसका नाम दोस्तों हिंदुस्तान है। ये हमारा देश की मोदी जी का नेतृत्व की सफल गाथा है। वैसा ही देश में दरेक हर नागरिक को घर मिलना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा तो हमने बहुत सुना। 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन दोस्तों, आजादी के 70 साल के बाद गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गया था। लेकिन मोदी जी के बजट में गरीब आया, गरीब की समस्या आई और पहली बार बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। देश के हर गरीब को अपना घर मिले,
उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि देश में 3.5 करोड़ पक्का घर देश के नागरिकों को मिल चुका है। अभी भी जिस नागरिक के पास अपना घर नहीं है, उसको घर अपना बनाने की दिशा में गति से काम चल रहा है। वैसा ही दोस्तों आपने कभी सुना होगा, और जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से इज्जत घर की बात कही, आज सालों तक हमारे देश की बहन बेटियां गांव में अपना टॉयलेट नहीं होने से रात को अंधेरे में टॉयलेट जाना पड़ता था। दिन में टॉयलेट लगे लेकिन व्यवस्था नहीं होती थी, वो टॉयलेट नहीं जाती थी, और इस वजह से कई डिसीज की भोग बन जाती थी। और देश में कोई हमारी देश की बहन बेटी को अंधेरे में बाहर टॉयलेट न जाना पड़े, इसलिए हर घर में टॉयलेट हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान मिशन मोड में चलाया गया। नतीजा ये निकला कि देश में आज 11.72 यानी कि करीबन 12 करोड़ परिवार में अपना टॉयलेट बना है। दोस्तों बात छोटी है लेकिन उसका मायना बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटी का इज्जत का सवाल है। ये टॉयलेट के साथ आज देश में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में टॉयलेट है, जो 2014 के पहले केवल 39% हाउस में टॉयलेट हुआ करता था। आज 100%, 100% घर में टॉयलेट उपलब्ध हो गया है। वैसा ही दोस्तों वाटर, दोस्तों पहले नल से जल की कल्पना हुआ करती थी और हर लोग चाहते थे अपने घर पे नल से जल होना चाहिए। 3.5 करोड़ परिवार के यहाँ जल हर घर में टैप वाटर मिलता था। और पिछले 6-7 साल से मोदी जी ने अभियान चलाया, आज 12 करोड़ परिवार, 12 करोड़ घर में टैप वाटर मिलना चालू हो गया है। आने वाले दिनों में 100% घर में टैप शुद्ध वाटर मिले, इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। दोस्तों मुझे बराबर याद है, माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, मैं विधायक हुआ करता था और विधायक था और मुझे गैस का सिलेंडर चाहिए था, तो मैं हमारे सांसद जी के पास गया था। मैं मेरा स्वयं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि सांसद जी को कोटा होता था और 30-35 कोटा में से मैं भी एक कोटा लेके आया था, तब जाके मुझे गैस का सिलेंडर मिला था। गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि उसको गैस का सिलेंडर मिले। और आज गरीब परिवार के यहाँ अपना घर हो, घर में बिजली हो, और बिजली के साथ उसके यहाँ भी हमारी कोई बहन के आंख में धुआं से मोतियाबिंद का ऑपरेशन की नौबत ना आए। एक बार जो धुआं से लकड़ी जलाने से रसोई बनती है तो उसमें धुआं निकलता है, 200 सिगारेट से धुआं निकलता है। इतना धुआं हमारी महिला, हमारी बहन हर दिन जलती थी। उसकी जगह पे आज 9.6 करोड़ परिवार के यहाँ अपना गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। दोस्तों एक गरीब परिवार में जब गैस का सिलेंडर हम देखते हैं, गरीब परिवार को तो खुशी होती है, हमें भी उसके लिए खुशी होती है। ये हमारा देश का सौभाग्य है। और दोस्तों देश में आपने ये भी देखा, कोविड क्राइसिस आई, मॉडल कैसा होना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, लोग रोड पे आ रहे थे, लेकिन देश में मोदी जी ने उस वक्त हर परिवार के घर में 5 किलो पर पर्सन 5 केजी रेशन देना चालू किया, ताकि किसी को भूखे सोने की नौबत ना आए। गरीब परिवार के अकाउंट में पैसा डाला, महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला, ताकि उसको जीवन जरूरी चीज वस्तु खरीदने में सुविधा रहे। और 80 करोड़ फैमिली, दोस्तों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त रेशन आज भी उपलब्ध हो रहा है। मुफ्त रेशन उपलब्ध करा के गरीब लोग को खाना मिले और उसके साथ किसान का एमएसपी से प्रोक्योरमेंट हो जाए, ताकि किसान को अच्छी प्राइस मिले अपने प्रोडक्ट की, अपने धान की, और गरीब परिवार को अनाज मिले। उसके लिए 80 करोड़ परिवार को आज दिन तक कोविड क्राइसिस के दरमियान से लेके मुफ्त खाना मिल रहा है। ये छोटी बात नहीं है।
दोस्तों, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं और आपने देखा होगा देश में प्रति वर्ष 56 लाख फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इसलिए चले जाते थे कि उसके यहां कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है। बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। गरीब के यहां भी आती है, मिडिल क्लास के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है। अमीर के यहां कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, उसके जेब में पैसा होता है, उसके घर पे गाड़ी पड़ी होती है, अपने परिवार के स्वजन को लेके तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो तुरंत ही कहते हैं हार्ट का ऑपरेशन कर दो, 3 लाख का खर्च होगा, खर्च हम दे देंगे, उसको चिंता नहीं होती है। लेकिन जिसकी इनकम 10-15 हजार होती है, अपना परिवार का गुजारा बहुत मेहनत से होता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इस स्थिति में उसके यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्च 5 लाख होगा, उसके जेब में नहीं होता है। कमाने वाला एक व्यक्ति हो, उसके घर में एक ऐसी नौबत आ जाती है, वो इलाज भी नहीं करा सकते और घर के वडील व्यक्ति या तो घर के मुखिया को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे कई परिवार में गांव विलेज बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने देखा है। दोस्तों, मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 12 करोड़ फैमिली, यानी कि एक फैमिली में हिंदुस्तान में 5 व्यक्ति होता है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलना दोस्तों छोटी बात नहीं है। आज आप देश के कोई भी भाग में जाए, बंगाल ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया है, एक दूसरी बात है, लेकिन वो इसकी पोर्टेबिलिटी है। गुजरात के कोई व्यक्ति दिल्ली में है, दिल्ली के कोई व्यक्ति उड़ीसा में है और वहां बिहार में है, तो बिहार में उसको ऑपरेशन कराना है। आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ी हुई कोई भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहां वेबसाइट पे जाके उसका नाम देखेंगे, कहेंगे हाँ ये मनसुख मांडविया है, या तो एक्स व्यक्ति है, वाई व्यक्ति है, जेड व्यक्ति है, वो ये स्टेट का है और आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी है, दोस्तों उसका ऑपरेशन हो जाता है। और ऐसे देश में 7 करोड़ से अधिक लोगों को ऑपरेशन हो चुका है, उसका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो चुका है। वैसा ही दोस्तों हम बात करते हैं गरीब की, लेकिन गरीब के लिए कार्य कैसे किया जाता है? महिलाओं का हाइजेनिक की बात है। मैं भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्ट्री देखता हूं, फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री देखता हूं, मुझे पता है एक बेस्ट योजना का इंप्लीमेंटेशन किसको कहा जाता है। उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी और जनऔषधि केंद्र जनऔषधि केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में एक खोलना। जनऔषधि केंद्र यानी कि देश के लोगों को सस्ती मेडिसिन मिले ताकि डायग्नोसिस का खर्च तो बहुत कम होता है। किसी का डायग्नोसिस करता डॉक्टर साहब 200 रुपीज में आपको डायग्नोसिस कर देंगे, लेकिन मेडिसिन लिख देंगे तो 1000 की होगी, 2000 की होगी, बड़ी कीमत होती है। और जब मैं भारत सरकार में 2016 में मंत्री बना और 2016 में योजना शुरू हुई थी 2008 में, 2016 में मैं मंत्री बना, तब केवल 75 जनऔषधि केंद्र था। प्रति वर्ष उसके पीछे 50 करोड़ का खर्च होता था। मेडिसिन थी नहीं। योजना बनाने के लिए और जाहिरात करने के लिए नहीं होती है, योजना जनता की सेवा के लिए होती है। और उस वक्त जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास कॉलोन करने के लिए गया था, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपकी मिनिस्ट्री में एक जनऔषधि केंद्र की योजना है, कांग्रेस की सरकार में चालू हुई थी, मरी हुई पड़ी है, एक काम करने से गरीब लोगों को सस्ती दवा मिलेगी। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने उस पर मिशन मोड में काम किया। आज आपके कलकत्ता में भी आपका कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैं जनऔषधि केंद्र की विजिट पर जा रहा हूं। वहां देश में आज 9300 से अधिक जनऔषधि केंद्र है, 9300 से अधिक, और ये प्राइवेट व्यक्ति भी खोल सकता है। आप भी कोई खोलना चाहे तो आप एक फार्मासिस्ट रखो या तो कोई एनजीओ के द्वारा खोलो, आप जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से ड्रग्स सेल का लाइसेंस ले आओ। जनऔषधि केंद्र से भारत सरकार की ओर से आपको मेडिसिन सप्लाई होगी। ये मेडिसिन सप्लाई होगी क्वालिटी मेडिसिन। पहले ऐसा माना जाता था कि सरकारी स्कीम है,
सरकार की स्कीम में मेडिसिन होती है तो ये मेडिसिन क्वालिटी होगी नहीं होगी शंका होती थी। आज दोस्तों देश में सभी राज्यों में, बंगाल में भी 350 से अधिक जन औषधि केंद्र है। प्राइवेट व्यक्ति चलाता है, भारत सरकार उसमें मेडिसिन उपलब्ध कराती है, एकदम एफोर्डेबल सस्ती मेडिसिन। यानी कि आपकी डायबिटिक की मेडिसिन की एक ट्रिप मार्केट में आपको 30 रुपये में मिलेगी, तो यहाँ आपको 5 रुपये मिलेगी, 10 रुपये में मिलेगी। इतनी सस्ती क्वालिटी मेडिसिन, ऐसे 1200 प्रकार की मेडिसिन जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध है। मेडिकल डिवाइस, यानी कि हमें ऑपरेशन करना है तो कई चीजें चाहिए, वो भी वहां 150 से अधिक मेडिकल डिवाइस उपलब्ध है। और जो जन औषधि केंद्र चलाते हैं उसको हम 20% कमीशन देते हैं। तो दो फायदा हुआ, एक जन औषधि केंद्र चलाने वाले को 20% कमीशन मिला तो एक रोजगार का माध्यम भी हो गया, गरीब लोगों को सस्ती दवा मिल गई। आज डेली 10 से 15 लाख लोग जन औषधि केंद्र की विजिट कर रहे हैं। और दोस्तों उसमें एक एडिशन किया है, उसमें सैनिटरी पैड यानी महिलाओं के हाइजेनिक के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक का ख्याल रखने के लिए 1 रुपीज में 1 क्वालिटी सैनिटरी पैड आज जनऔषधि केंद्र से उपलब्ध है। हमारे गांव की महिलाएं, हमारे स्लम विस्तार की महिलाएं, जो पहले उसके तक सैनिटरी पैड पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि 25-30 रुपया का सैनिटरी पैड का एक 4 सैनिटरी पैड की कीमत 30, 35, 40 रुपया तक हो, 50 रुपया तक हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आज हमारे मध्यम वर्ग की, गरीब परिवार की महिलाएं जन औषधि केंद्र पर जाती है और सैनिटरी पैड लेके आती है। आज 37 करोड़ सैनिटरी पैड जन औषधि केंद्र की ओर से महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है। वैसा ही दोस्तों आपके स्टेट भी एग्रीकल्चर स्टेट है, मैं भारत सरकार का फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हूं, और मुझे बराबर याद है 2007-8 में फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ी थी, बढ़ के वहां तक गई थी, एक बैग डीएपी की प्राइस उस वक्त, यूरिया की प्राइस भी बढ़ी थी, प्राइस बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ने से समय से इंडिया में प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। उस वजह से किसान रोड पे आके रोड ब्लॉक कर रहे थे, खाद उपलब्ध कराई। यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, लॉकडाउन लगा, दुनिया का पोर्ट बंद हुआ, पोर्ट पर कार्गो बंद हुआ, तो देश में फर्टिलाइजर मिलना दुष्कर हुआ और फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई तो कहां पहुंची, एक बैग डीएपी की प्राइस हो गई 4000 करोड़, 4000 रुपया, एक बैग यूरिया की प्राइस हो गई 3000 रुपया, डीएपी की 4000। लेकिन उस ऐसी स्थिति में मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि साहब प्राइस बढ़ गई, सब्सिडी आपने मंजूर की है 150 लाख करोड़ रुपया, 1,50,000 करोड़ रुपया, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस बढ़ी तो सब्सिडी तो खत्म हो गई, तो मुझे फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ानी होगी। तब मोदी जी ने मुझे कहा था 2 चीज ध्यान रखो। मैंने कहा क्या? मोदी जी ने कहा कि फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए और किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी चाहिए। नतीजा ये निकला कि एक बैग डीएपी की किसान को मिलती थी 1350 रुपीज में, उसकी प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन एक बैग पर सरकार ने सब्सिडी दी 2500 रुपया। एक यूरिया की बैग किसान को मिलती है 270 रुपीज में, 270 रुपीज में, लेकिन सरकार को वो मिलती थी 3000 रुपीज में, तो सरकार को 2700 रुपया एक बैग पर सब्सिडी देनी पड़ी। नतीजा ये निकला कि सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी, लेकिन किसान पर सब्सिडी का बोझ, किसान पर फर्टिलाइजर का बोझ नहीं आने दिया। एक किसान के प्रति जिम्मेवार सरकार का ये रवैया होता है दोस्तों। इस तरह से किसानों को, हर किसान को, किसान के बारे में, किसान के लिए भाषण करने से किसान का भला नहीं होगा भाई। हमने कोई घोषणा नहीं की थी, हमने कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कहा था, लेकिन हमने लगा कि देश का पेट भरने वाले हमारे किसान जो खाद्यान्न पैदा नहीं करते तो देश का और दुनिया का क्या होगा।
दोस्तों, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था और मैंने देखा दुनिया की स्थिति। जब यूक्रेन और रशिया व्हीट ग्रेन मैन्युफैक्चर पैदा करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है और वहां से दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं था क्योंकि वहां युद्ध होने से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस में फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी। तब हिंदुस्तान को एक डायलॉग में जब मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान फूड ग्रेन के लिए आत्मनिर्भर है, हमारा किसान हमारे लिए खाद्यान्न पैदा करता है और हमारा देश का पेट तो भरता है लेकिन हम दुनिया को भी मदद करता है। तब दुनिया ने हिंदुस्तान की वाहवाही की कि इंडिया किसी के पर एक 1965 का समय हमें पता है, जब शास्त्री जी ने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब कई कंट्री ने इंडिया को धमकी दी थी कि हम आपको वीट नहीं देंगे, आप युद्ध बंद करो। तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए कहा था कि हम एक दिन उपवास रखेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आज हमें उपवास रखने की नौबत नहीं है। आज हमारा किसान जय किसान ने अपना नारा सिद्ध करके दिखाया है। एक किसान को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को अपने अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 रुपया की किस्त आ जाती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। आप भी आपके परिवार में या तो आप जहां से हो और कोई किसान होंगे आपके फैमिली के रिश्तेदार, तो उसको पूछिए, उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। कोई फॉर्म नहीं भरना। एक समय था देश के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो व्यक्ति तक, लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचता है। आज मोदी जी 100 रुपया भेजता है, अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। मोदी जी हर 4 महीने दिल्ली से कार्यक्रम आयोजित करके एक साथ में 10 करोड़ किसान के अकाउंट में किस्त डालते हैं। 35-36 करोड़ रुपए की सीधा उसके अकाउंट में जमा हो जाता है और कोई बिचौलियों की आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्म भरना नहीं। दोस्तों, ये प्रजालक्षी अभिगम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सरकार को क्या करना होता है? सरकार को पॉलिसी को लिगरिंग करना, लटकाना, भटकाना, ये काम नहीं होता है। सरकार का काम जनता सेंट्रिक होना चाहिए, प्रजा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार किसके लिए है? सरकार किसने बनाई? आप सब लोगों ने वोट देके मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रजा लक्ष्य निर्णय करे और इजी इंप्लीमेंटेशन हो, इस तरह के इंप्लीमेंटेशन का तरीका निकाले। आप ऐसे पहले रिटर्न भरना था, कितनी दिक्कत होती थी। आज आसानी से रिटर्न भरने के लिए भी हमारे व्यापारी, हमारे ट्रेडर्स आसानी से अपना रिटर्न भर देते थे, दे रहे ऑनलाइन जाके। ये सुविधा आज प्रो पीपल्स गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। वैसा ही देश में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, उसके लिए आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण को आजादी के बाद ओबीसी के लिए बात करने के लिए तो बहुत लोग निकले थे, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं था। ये मोदी जी ने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किया। उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को दिक्कत ना हो, उसके आरक्षण को कोई नुकसान ना हो, लेकिन भी जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों में भी गरीब होते हैं, ऐसे लोगों के युवाओं की भी आकांक्षा होती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो मोदी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी, आर्थिक दृष्टि से जो लोग गरीब है, आर्थिक दृष्टि से पछात है, ऐसे लोगों के लिए भी 10% आरक्षण देके ऐसे कई युवाओं की उम्मीदों को पंख दी है ताकि उसको भी आरक्षण का लाभ मिल सके और लाभ लेके वो भी अपना जीवन को बना सके। इस दृष्टि से ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण को प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा जो ओपन कैटेगरी है उसमें से 10% ओपन में से भी जो गरीब लोग हैं उसके लिए व्यवस्था करना, दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। वैसा ही नेक्स्ट वैसे ही दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए इक्वल राइट मिले, उसके लिए भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया। देखो, विकलांग ऐसा नाम बोलते थे,
मोदी जी ने कहा समाज के कोई वर्ग को ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए, एक कोई त्रुटि दी है तो उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है, ये तो कुदरत ने उसको त्रुटि दी है, कोई कमियां उसमें रखी है, कोई डिसेबल है, किसी को पोलिया हो गया, किसी को कुछ हुआ तो उसमें वो क्या करे, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये तो कुदरत ने कुछ उसके जीवन में कमी की है, उसको विकलांग नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, उसको दिव्यांग का टाइटल देके उसको भी सम्मानित किया। ये मैं मानता हूँ कि एक हमारे दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है जो मोदी जी ने दिया। वैसे ही स्पेस सेक्टर में दोस्तों डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में जब अभी तक की जो आपको बात बताई, ये सामाजिक उत्थान की बात बताई। अभी मैं आपको डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च के बारे में जा रहा हूं। दोस्तों, ये समय था देश के पास टेक्नोलॉजी का अभाव था, लेकिन ये देश में यूथ में ब्रेन पावर और मैन पावर की कहां कमी थी। ये कमी को उजागर करते हुए मोदी जी ने देश के युवाओं को इंक्रीज द पेस ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड प्रोग्रेस टिल 2014-74 था, और लास्ट 9 इयर्स में वो 74 न्यू यानी कि 74 आज तक था। दोस्तों, हमने सोचा था कभी कि आकाश में हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, पहले भी हम छोड़ते थे, मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तब भी हम छोड़ते थे, लेकिन आज मल्टीपल रॉकेट हम मल्टीपल सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये उपलब्धि के पर ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान विश्व में इस कंट्री के कॉलेजियम में शामिल है जो आकाश में सैटेलाइट को भी तोड़ सकता है। हम आकाश में सैटेलाइट को तोड़ने की भी क्षमता हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। ये हमारी उपलब्धि मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। वैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन में हाईवे मिनिस्टर था मोदी वन गवर्नमेंट में गडकरी जी के साथ, तो हम रिव्यू करते थे तो दुनिया को भी आज आश्चर्य होता है कि हम 2 साल में 3 साल में इंडिया में जाते हैं तो इंडिया बदला हुआ दिखता है। दुनिया में कोई कंट्री एक दिन में 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एवरेज बनाता हो ऐसा नहीं है। जो 2014 के पहले हम डेली 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाते थे, आज हम डेली 40 किलोमीटर की रफ्तार से नेशनल हाईवे बना रहे हैं। और पहले केवल हमें 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे विरासत में मिले थे। 1947 टू 2014 यानी कि हमें 17 साल में 68 इयर्स में हमें विरासत में मिले थे 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। और दोस्तों, हमने आज केवल 9 साल में 53,000 किलोमीटर न्यू नेशनल हाईवे उसमें ऐड कर दिया है। पहले केवल 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनता था, आज वो 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेली बन रहा है। ये हमारी देश की उपलब्धि है, ये हमारे देश की क्षमता की, मैं तो ये मानता हूं कि ये देश की क्षमता है, देश के इंजीनियरों की क्षमता है। एक क्षमता को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आपने देखा होगा ट्रेन, अभी वंदे भारत ट्रेन, हम बहुत वो ट्रेन में बैठे, मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तब वही ट्रेन में बैठ के जाता था, दिल्ली जाता था, सांसद बना तो भी वही ट्रेन में आता था। आज उससे 1.5 गुनी स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। आज 20 से अधिक वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चालू हो चुकी है। आप देखते होंगे हर सप्ताह में प्रधानमंत्री जी कोई न कोई जगह पे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देते हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए प्राइड है। दुनिया देख रही है कि इतनी रफ्तार से इंडिया कैसे बदल रहा है, इतनी रफ्तार से कैसे प्रगति कर रहा है। मेट्रो, 10 साल के पहले देश में मेट्रो नहीं थी, आज देश में मेट्रो ही मेट्रो है। वर्ल्ड का 5th नंबर का कंट्री आज इंडिया मेट्रो लेयर में बन चुका है, और आने वाले 2 साल में विश्व का दूसरा नंबर का रेलवे मेट्रो वाला कंट्री इंडिया बन जाएगा। अर्बन सेक्टर में हमारे मिडिल क्लास को अपने रोजगार के स्थान पर जाना है, मेट्रो बहुत बड़ी सुविधा है। ट्रैफिक की समस्या
मैं लास्ट 2 वीक्स एगो जिस 7 कंट्री की हेल्थ मिनिस्टर समिट में जापान था, मेरे बाद प्रधानमंत्री जी G7 की कंट्री हेड की मीटिंग में गए, तो मैं नागासाकी में था। तो नागासाकी में भी एक घंटे आधे घंटे तक ट्रैफिक में मुझे रहना पड़ा। आज इंडिया में देखो कोई जगह पे, कैलकाटा जैसी सिटी में, रिच सिटी में भी किसी को आधे पौने घंटे कोई इंसिडेंट हुआ हो और ट्रैफिक हुआ, ये बात अलग है, लेकिन ऐसे ट्रैफिक में फंसने की नौबत नहीं है। ये दोस्तों हमारी उपलब्धि है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर। आज देश में पहले केवल 7 एम्स थी, 7 में भी पहले तो एक ही एम्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में और 6 एम्स के लिए शिलान्यास किया गया। वो भी वो नहीं रही थी। 10 साल के यूपीए के शासन के दरमियान धीमी गति से उसका काम चलता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में तेजी से काम चला और ये 6 एम्स भी बनी और उसके अलावा दूसरी 15 न्यू एम्स आपके यहाँ भी कल्याणी में एम्स बन चुकी है। दोस्तों एक देश का बेस्ट टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट धीरे धीरे अभी आपके यहाँ डेवलप हो रही है, फुल फ्लेज में डेवलप हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा एम्स का क्या महत्व है। हमें दिल्ली एम्स में बताने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हमारा निदान यहाँ से ही हो जाए। देश में मेडिकल सीट, दोस्तों यूक्रेन में हमने देखा कोविड के दरमियान हमारे 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में थे और ये स्टूडेंट को वापस लाने के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन ये 20,000 को वहां पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ा? देश में फैसिलिटी होती, देश में हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसको दुनिया में नहीं जाना है भाई। किसी के माँ बाप नहीं चाहते पुत्र अपना बेटा बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाए, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में 2014 में 48,000 पीजी की सीट थी, आज वो पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की सीट 68,000 से अबव है, यानी कि लगभग डबल के अबव। और पीजी की सीट 54,000 थी, आज बढ़ के 1,04,000 हो गई। उसमें शायद पुराना फिगर है, लेकिन मैं हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मुझे पता है। आप लिख सकते हैं 1,04,000 MBBS की सीट हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज 350 थी, आज 666, डबल के नजदीक मेडिकल सीट, मेडिकल कॉलेज हो चुकी है। ये केवल 9 साल में हुआ है। ये आजादी के जो मैं बोल रहा हूं, ये आजादी से लेके 2014 तक, और एक केवल 9 साल में डबल हो रहा है। आज मेरे देश के युवाओं को आपके यहाँ बंगाल में भी कई मेडिकल कॉलेज बन रही है और हमारे देश की नर्सिस को अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए। आपने देखा होगा लास्ट 1 महीने पहले मैंने 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज को अप्रूवल दिया है। 10 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। आप अपने स्टेट में नर्सिंग कॉलेज बनाइए ताकि हमारी नर्सिस, देश की रिक्वायरमेंट बीएससी नर्सिस की दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है, देश में भी बहुत बड़ी डिमांड है। देश में भी उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले और दुनिया में भी वो चाहे तो जॉब के लिए जा सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए नर्सिंग कॉलेज भी शुरू की जा रही है। वैसे देश में आईआईटी भी, आईआईएम भी बढ़ रही है। 2014 तक केवल 16 आईआईटी थी और केवल 16, और केवल 9 साल में 7 न्यू आईआईटी खुली है। आईआईएम भी 13 थी, 7 न्यू खुली है। और 2014 तक यूनिवर्सिटी 723 थी, उसमें से 390, 400 नई आईआईटी ऐड हुई है, आप प्रेजेंटेशन में देखते होंगे। और दोस्तों इनोवेशन हमारे देश की आज 100 से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, स्टार्टअप है देश में, यूनिकॉर्न है। ये हमारे देश में, जैसा मैंने कहा ना, हम इनोवेशन नहीं कर सकते क्या? नहीं, हमने यूरिया की बैग तो हमारे किसानों ने बहुत उठाई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर, मैंने देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, नंबर ऑफ मीटिंग की, फर्टिलाइजर लॉबी
वो नहीं चाहे, क्योंकि सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर बेचते रहो, यही ट्रेडिशन थी। आज देश में नैनो यूरिया का 9 प्लांट लगा है। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया मीन्स एक बैग यूरिया और 500 ml की बोतल नैनो यूरिया की, 500 ml इक्वल टू 1 बैग यूरिया। तो कन्वेंशनल यूरिया की जगह में आज नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया, आज हमारे किसान को अपने खेत में उन्होंने वीट की लगाई हो फसल या तो राइस की फसल लगाई हो, तो उसमें उसको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं, स्प्रे लगा देंगे तो नैनो यूरिया के द्वारा उसके खेत में स्प्रे हो जाएगा और किसान सस्ते में, उसको बैग लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बैग लाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, जाएगा और अपने हाथ में एक 500 ml की बोतल लेके आ जाएंगे और स्प्रे कर देंगे, यूरिया हो गया। दोस्तों, विश्व में सबसे पहला देश बना है जिन्होंने नैनो यूरिया का रिसर्च किया हो और देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया हो। दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन हमारी कंपनी आज देश के लिए नैनो यूरिया बनाती है और बाद में जो एक्सेस होगा दुनिया को भी मदद करेंगे। वैसे ही पहले तो ऐसा था, कोई भी प्रोजेक्ट था तो बहुत डिले चलता था या तो लिगरिंग हो जाता था। प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाना एक बात है, लेकिन प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना दूसरी बात है। वैसा ही सरयू कैनाल प्रोजेक्ट सालों से विलंबित था, हो गया। बोगीबील ब्रिज दोस्तों एक बहुत सालों से लंबित था, आज वो हो गया। वैसे कई ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट थे, सालों से लंबित थे, मोदी जी के नेतृत्व में वो काम पूरा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हिंदुस्तान बहुत तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर न्यू आइडेंटिटी है। बियास रिवर पर, बियास रिवर पर एक ब्रिज बनाया है। हम एफिल टावर की बात करते हैं, एफिल टावर से भी ऊंचाई वाला चिनाब रिवर पर, हाँ चिनाब ब्रिज, उसका नाम क्या है? चिनाब ब्रिज ही है। देखो, आप उसको देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों, 562 रियासत को एक करना छोटा काम नहीं है। सरदार साहब ने 562 रियासत को एक करके एक भारत का निर्माण किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में गुजरात में आप सब लोगों को भी कभी अवसर मिले तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अवश्य मुलाकात लेना। देखने जैसा प्लेस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का टॉलेस्ट स्टैच्यू वहां पर लगा हुआ है और ये सारे सेक्टर को एक अलग तरह से डेवलप किया गया है। वहाँ नर्मदा रिवर है, नर्मदा आरती भी होती है, नर्मदा दर्शन भी होता है। एग्रीकल्चर का म्यूजियम है, राजा महाराजाओं का सारी विरासत को दिखाता हुआ म्यूजियम है, फ्लावर गार्डन है, जू है, नंबर ऑफ टाइप की एक्टिविटी। एक बार वहाँ अवश्य अवसर मिले तो जाना, मुलाकात करना, आपको फायदा होगा। वैसे ही दोस्तों, गति शक्ति, एक गति शक्ति प्रोजेक्ट आप बहुत सुनते होंगे कि गति शक्ति, बट व्हाट इज गति शक्ति? मैं आपको बताना चाहता हूं, गति शक्ति एक ऐसा हॉलिस्टिक डीपीआर है, प्रोजेक्ट देश का रिपोर्ट है। 2047 तक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो देश में क्या करना चाहिए, कहाँ पोर्ट है, कहाँ पोर्ट की संभावना है, कहाँ रोड है, कहाँ रोड बनाने की संभावना है, कहाँ इनलैंड वाटरवेज है, कहाँ इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने की आवश्यकता है, एयरपोर्ट कहाँ है, भविष्य में कहाँ एयरपोर्ट हम डेवलप कर सकते हैं, रेलवे कहाँ है, भविष्य में कहाँ हम रेलवे डेवलप कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल क्या है। आगामी 100 साल तक, सालों तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विजन है। तो ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है, लेकिन ये विजन को देखकर आपको बहुआयामी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, मुझे इंडस्ट्रीज डालनी है तो मैं इंडस्ट्रीज कहाँ डालूं? तो एक प्रपोज 2030 में यहाँ एक बहुत बड़ा रास्ता बनाना है, हाईवे बनाना है, तो 2030 में बनने वाला हाईवे, उसके पास यहाँ हाईवे निकलेगा, ये लैंड है, वो इंडस्ट्रीज पार्क होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, यहाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल होगा। ये अभी आप देखेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। ये सारा एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जिस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर
2047 तक का देश डेवलप्ड कंट्री बने, तब देश में क्या होना चाहिए उसका एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया हुआ विजन है दोस्तों। और इसलिए गति शक्ति को बहुत डिटेल समझना आवश्यक है। मैंने शॉर्ट में आपके सामने विषय रखा है ताकि आपको पता चले, और यही गति शक्ति से देश डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। दोस्तों विजन तो रखना चाहिए, विजन सही समय पर रख के उसका इंप्लीमेंटेशन करना। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ जोड़ना चाहता हूं। ये प्लेटफॉर्म आज कोई गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, और नहीं मेरा करने का आज उद्देश्य भी है। मैं आज आपको 9 साल की मोदी गवर्नमेंट की उपलब्धता बता रहा हूं, लेकिन ये उपलब्धता के साथ एग्जाम्पल इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपके मन में क्लैरिटी आए। फॉर एग्जाम्पल 1985 में मैं पढ़ता था, उस वक्त सम्माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने 21वीं सदी की बात की थी। आप सब लोगों ने उनकी दृष्टि से उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान को ले जाना है। उसका मतलब यह होता है कि 21 की सदी के अनुरूप देश को डेवलप करना है और उसका विजन तैयार करना है। उसके लिए वो बात करते थे, बात तो अच्छी करते थे, बात सही भी थी कि हम 21वीं सदी के अनुरूप देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म, आपको कलकत्ता से जाना है दिल्ली, कलकत्ता दिल्ली वाली ट्रेन का टाइम शाम को 9 बजे का है, और आपने टिकट लिया, टिकट में कोच नंबर 9 है, और प्लेटफॉर्म पर आप गए तो कोच नंबर 9 के सामने शाम को 9 बजे ट्रेन आके खड़ी, आपको सामने खड़ा रहना होगा। आप जो वहां खड़ा नहीं रहेंगे तो ट्रेन तो 9 बजे वहां आएगी, और आप नहीं जाए वहां पहुंच पाएंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी। सही बात है। वैसे 21वीं सदी तो आई, लेकिन 21वीं सदी के अनुरूप देश का विजन तैयार नहीं कर पाए। यानी कि 21वीं सदी ऐसी बात होती रही, लेकिन उसकी कार्य योजना नहीं बन पाई। तो 21वीं सदी तो आ गई और 1985 तो चला गया। देश 21वीं सदी के अनुरूप तैयार नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा कि देश को 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, तब हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार की सारी गवर्नमेंट मशीनरी देश का विजन तैयार करने में लगी थी। गति शक्ति का विजन तैयार हो रहा था, एक एक डिपार्टमेंट का विजन तैयार हो रहा था, और आज देश के सामने 2047 तक का रोड मैप तैयार है। उस वक्त में पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर था। कलकत्ता बार बार आता था क्योंकि आपके यहाँ पोर्ट है। इनलैंड वाटरवेज यहाँ गंगा रिवर में डेवलप करने के लिए अथाक प्रयास हो रहा था। यहाँ से रिवर क्रूज कैसे चले, आज वाराणसी से क्रूज चलता है वाया कलकत्ता हल्दिया होके प्रोटोकॉल रूट में से जाते हुए बांग्लादेश से आगे बढ़ के आसाम से डिब्रूगढ़ तक जाता है। दोस्तों ये हमारा पोटेंशियल है। इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ही एक बार जब अंग्रेज लोग थे, उन्होंने इनलैंड वाटरवेज से ही ट्रांसपोर्टेशन किया था। आज देश में रोड पर ट्रैफिक कम करने के लिए, रेलवे का ट्रैफिक को इनलैंड वाटरवेज में डाइवर्ट करने के लिए दोस्तों देश में 111 इनलैंड वाटरवेज आइडेंटिफाई किया गया। उसमें से 26 इनलैंड वाटरवेज पर तेजी से काम आगे चल रहा है। उसमें हमारा गंगा इनलैंड वाटरवेज महत्वपूर्ण वाटरवेज है, उसके पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और उसका फायदा हमारे कलकत्ता को भी हो रहा है। वैसे ही दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की कथा, देश स्वाभिमानी कैसे बने, देश अपनी आत्मनिर्भर भारत का मायना क्या है, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, इट्स मीनिंग इज नॉट दैट ओनली हम दुनिया से कुछ लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया के साथ बिजनेस नहीं करना, ऐसा नहीं। सारी चीज देश में ही बन जाए और दुनिया से ट्रेड नहीं करे, ऐसा नहीं। हमें दुनिया के साथ भी हमारा ट्रेड करना है, लेकिन क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर देश किसी के पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देश में 56, माई सेल्फ इज फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर, 56 एपीआई यानी कि मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल, वो 56 टाइप के रॉ मटेरियल ऐसे थे
जो देश में बनते ही नहीं थे, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। ये जो ना आए तो देश में पेनिसिलिन मेडिसिन ना बने, देश में जीवन जरूरी मेडिसिन बन ही ना पाए, तो कोई कंट्री बंद कर दे हमें देने के लिए, तो हमारी क्या हालत हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए पीएलआई स्कीम लाए। आज 56 एपीआई बनाने के लिए देश में पीएलआई स्कीम लाई गई, उसमें से आज 39 एपीआई देश में इंडिजिनियस बनने लगा, देश आत्मनिर्भर बना। पहले तो एक बुलेट खरीदने के लिए भी हमें विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, आज देश में बुलेट गोली, बंदूक की बुलेट ही नहीं, देश में आज आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर भी बनता है, विक्रांत जैसे बड़े शिप भी बनते हैं। आज भी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि हिंदुस्तान ने आज थल से, जल से और नभ से मार कर सके ऐसी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर दी है। आज हमारे विक्रांत समुद्र में से ही इंडिया में बना हुआ। कोची शिपयार्ड देश का एक प्रतिष्ठित शिपयार्ड है, वहां से निर्मित विक्रांत हमारा जहाज, शिप, जिसके पर 36 प्लेन एक साथ में लैंड कर जाता है, 12 हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, वहां से ही वो मिसाइल दाग सकते हैं। दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। देश में आत्मनिर्भरता और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट देश में ही कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। देश की इकोनॉमी दोस्तों, आज कोविड के बाद दुनिया आश्चर्यचकित है। डेवलप्ड कंट्री भी उसका इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी का 2%, किसी का 3%, चाइना का 5%, ब्रिटेन का माइनस, अमेरिका का 2%, डेवलप्ड कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ एकदम रुक गया। वैसी स्थिति में दुनिया में 6% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कोई देश आगे बढ़ रहा है, उसका नाम दोस्तों हिंदुस्तान है। दुनिया की इकोनॉमी कब पटरी पे आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी पटरी पर आ चुकी है। कोविड के बाद तुरंत ही इंडिया का बेस्ट कोविड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट का यह नतीजा है। वैसे ही आज दोस्तों हम 2014 के पहले दुनिया की 10वीं इकोनॉमी था, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो 5वां स्थान ब्रिटेन का था वो हिंदुस्तान ने लिया है। वैसा ही 2014 में यूनिकॉर्न मैंने आगे बता दिया, 100 से अधिक यूनिकॉर्न है, जो पहले 4 हुआ करते थे। तो दोस्तों इस तरह से देश ने कई सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव किया है। आप देख सकते हो मोबाइल सेक्टर में हमने देश में, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि ये सब फिगर में मैं ना जाऊं, लेकिन मैंने जो कुल मिला के आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश का सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, देश कैसे बदल रहा है। और दोस्तों दुनिया, ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाए और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहे नरेंद्र मोदी इज ए बॉस, तो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोला है जी, हिंदुस्तान के लिए बोला है। उसका गौरव सारे हिंदुस्तान को है। आजादी के 75 साल के बाद हमारी देश में निर्मित, मैं सभी को इनवाइट करता हूं, हमारे सांसद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी है और सांसद जी भी है, तो आप सब लोग अवश्य एक बार न्यू पार्लियामेंट देखने आइए। मैंने देखी, वो आपको अंदर आने की व्यवस्था करवा देंगे, देखने जैसी है। कब दिल्ली आने का अवसर मिले, ये हमारे आत्मगौरव की निशानी है भाई। ये हमारी इंडिया, स्वतंत्र भारत ने बनाई हुई पार्लियामेंट, उसको मैं देख रहा हूँ, उसका भी गौरव होता है। और देश के नागरिक जब देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ जाता है ना, अपने स्वयं को देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ देते हैं ना, ये देश को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। हिंदुस्तान इस तरह से आगे बढ़ रहा है।
हिंदुस्तान इस तरह से डेवलप हो रहा है और ये दिन दूर नहीं है, हम और आप देखेंगे दुनिया हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री के रूप में देख रही हो। आज दुनिया हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री की दृष्टि से देखने के लिए अपेक्षित हो चुकी है कि हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, एक दिन बनेगा दोस्तों, और आपका और मेरा देश एक बार देदीप्यमान होगा, गौरवमान होगा, और हम सब प्राउड फील करेंगे। दुनिया में पूछती है, दुनिया में हमारी चलती है। धन्यवाद दोस्तों। उसमें क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो होगा ऐसा कि आपको एड़ा टेढ़ा पूछ देंगे और न्यूज ये बनाएंगे, फिर उसके ऊपर पूछ सकते हो। जैसे कि 9 साल में आप बहुत सारे फंडिंग के बारे में बोलेंगे कि इस बंगाल के प्रांत के लिए सेंट्रल से बहुत फंड आया है, लेकिन कई सारे सेंट्रल ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई चल रही है कि फंड आया है लेकिन फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आरोप। जो भाई उसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं, एक समय था जब मैं गुजरात स्टेट में था तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांगती थी हमें ये दो ये दो ये दो, हमें एक ग्रांट चाहिए। पहली बार ये हो रहा है कि मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की मीटिंग बुलाते कहता हूँ कि आप नेशनल हेल्थ मिशन में खर्च बढ़ाओ, आप तुरंत ही मेडिकल कॉलेज पूरी करो, मैं आपको पैसा भेज देता हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ो, खर्च बढ़ाओ। भारत सरकार ये सब फंडिंग में, ग्रांट में कभी राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए बंगाल में गवर्नमेंट कौन है वो मायना नहीं रखता है, बंगाल भी देश का एक स्टेट है। बंगाल को भी विकास के लिए सभी राज्यों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। हमने तो स्टेट गवर्नमेंट को आग्रह भी किया था कि आप आयुष्मान भारत योजना से जुड़ जाइए ताकि हमारे बंगाल के लोगों को भी पोर्टेबिलिटी मिले, वो भी कहाँ भी जाके अपना इलाज करवा पाए, मुफ्त इलाज करवा पाए। खैर, डेवलपमेंट के बारे में हम सभी राज्यों को समान तौर पर मदद करते हैं। कोई भी स्टेट में फंड का यूटिलाइजेशन हो, कोई स्टेट में फाइनेंशियल दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, एक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने बताया कि इतना 1 लाख के ऊपर 1,36,000 MBBS सीट आपने क्रिएट की। 1,04,000। 1,04,000। पश्चिम बंगाल का जो हेल्थ का स्टेटस क्या है, अगर आप ये कह सकते हैं? और एक बात है कि मुख्यमंत्री ने 3 साल कोर्स के लिए एक डॉक्टर प्रस्ताव किए हैं और 15 दिन ट्रेनिंग में एक नर्स का एक प्रस्ताव दिए है, तो इसके ऊपर कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं? उसमें 3 साल में MBBS? हाँ, ऐसी कोई प्रपोजल मेरे पास तो नहीं आई है, और जो आएंगे तो उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी है, वही उसके ऊपर तय कर सकती है डिसीजन करना नहीं करना। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि MBBS 5 साल का ही आपको पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर मिल जाएंगे। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज लास्ट साल में मैंने शायद 2 या 3 मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया था। जितने भी मेडिकल को अच्छी मेडिकल, मैं सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता हूँ कि 300 बेड से अधिक बेड वाली प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अच्छी हॉस्पिटल जो सेवा भाव से जुड़ी हो, वो अवश्य मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करें। हम उसमें पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। जितनी मेडिकल कॉलेज बढ़ेगी, 3 चीज होनी चाहिए। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा पेशेंट होना चाहिए, तीसरा 300 से अधिक बेड होना चाहिए, चौथा वहाँ फैकल्टी होनी चाहिए। बस इतना क्राइटेरिया पूरा करें। ये सरकार में कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कई नई मेडिकल कॉलेज बंगाल में भी खुल रही है। यहाँ प्रपोजल आने से हम तुरंत ही उसको अप्रूवल करते हैं। और डॉक्टर के जो 3 साल के डॉक्टर के बारे में जो प्रस्ताव आया नहीं मिला है मुझे। 15 दिन में नर्स क्या बन सकते हैं? ऐसा बन सकते हैं?
क्या ममता बनर्जी बोली है कि 15 दिन में मैं नर्स बनाने का प्रोग्राम बनाऊंगा। 7 दिन में पुलिस डॉक्टर बन सकता है, ये आपका एज अ हेल्थ मिनिस्टर हाउ डू यू क्या बोला है? 15 दिन के अंदर वो नर्स का ट्रेनिंग एक फ्रेम ठीक, ट्रेनिंग बना देंगे यहाँ। 15 दिन का 15 डेज ट्रेनिंग देके वो नर्स बना देंगे फुल फ्लेज। 15 डेज ट्रेनिंग करके नर्स बना देंगे। ठीक है। सर, पश्चिम बंगाल को कब आयुष्मान भारत का सुविधा मिलेगा? जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब। यहाँ से प्रपोजल करे तो मैं तो तैयार ही हूँ। चलो दोस्तों, धन्यवाद, अच्छा लगा। जनौषधि कौन सा यहाँ से सीधा जाऊंगा।